हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। अपने जीवन के अन्य कामों के बीच पढ़ाई के लिए भी कुछ समय निकाल रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस रोज लाते रहते हैं, एक ना एक क्लासेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, तो वीडियो में हम आगे बढ़ जाते हैं। आइए फिर देख लेते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड एग्जाम है। सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। मैं सीटेट एग्जाम की बात कर रही हूँ और इसमें हम आज सीटेट का पेपर 1, जिसमें हिंदी और जनवरी 2022 का पेपर है, इसमें हम सीडीपी पार्ट पहले डिस्कस करेंगे, 1 से 15 तक का क्वेश्चन, फिर इसके पार्ट 2 में 15 से 30 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन असर्शन और रीजन का आ गया। असर्शन और रीजन के काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश वाले देख लीजिए। इंग्लिश में हम हिंदी पे चलते हैं, क्योंकि हिंदी के लर्नर्स हमारे चैनल पे ज्यादा हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन ए दिया गया है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। ठीक है, मतलब यहाँ दो बच्चों के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा है जो 11 महीने में चलना सीख रहा है और दूसरा क्या है जो 15 महीने में वो चलना सीख रहा है। कारण क्या दिया गया, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। दोनों बातें सही है। ये विकास को ही तो, डेवलपमेंट को ही तो दर्शाता है। अभी मैंने आप लोग को कल या परसों में डेवलपमेंट की क्लास प्रोवाइड की थी। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि डेवलपमेंट सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। और डेवलपमेंट होता क्या है कि मतलब किसी भी प्रकार की ग्रोथ जो होती है हमारे लाइफ में, जैसे हम जो कुछ सीखते हैं वो सब कुछ किसमें आता है, डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाता है। लेकिन व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता ही है। सभी लोग अपने आप में डिफरेंट होते हैं, सब इंडिविजुअल है और सबका विकास अपने अपने आधार पर होता है, ना कि एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि एक बच्चा एक्स है, एक बच्चा वाई है, तो दोनों का डेवलपमेंट जो है उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के प्रोडक्ट से जो होता है वही होगा। अगर जैसे बच्चे की हेरिडिटी अच्छी है लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो भी वो बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे की हेरिडिटी अच्छी नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा है, तो तब भी वो बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर कोई किसी बच्चे का वेल डेवलपमेंट कराना है, तो क्या करना होगा, हमें उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर काम करना होगा, दोनों ही अच्छा करना होगा, सुधारना होगा। हेरिडिटी पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, लेकिन हम इन्वायरमेंट अच्छा दे सकते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। इतनी बातें क्लियर है। तो बात तो दोनों सही है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होती है। जैसे कोई अगर हमारे पड़ोस में कोई यूपीएससी या कोई एग्जाम निकाल लेता है, तो हमारे घर वाले ही हमें ताना देना चालू कर देते कि फलाने के लड़के से सीखो। या शर्मा जी का लड़का तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है इस सोसाइटी में कि शर्मा जी का लड़का देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, तुम अपने को देखो। तो लेकिन पेरेंट्स को, घर वाले को ये समझना चाहिए कि सबकी ग्रोथ, सबकी डेवलपमेंट सेम नहीं होती, सबके विकास की दरें भिन्न भिन्न होती है। कोई एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो वो जल्दी सीख जाता है, और कोई दूसरा बच्चा है उसको उस कॉन्सेप्ट में समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समझेंगे दोनों ही। बस समय का अंतर होता है, क्योंकि दोनों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है इसमें, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। जुकाम हो गया है एक्चुअली, इस मौसम में किसी को होता नहीं है, बट मुझे हो गया है, इसी वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या है, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी देखिए।
विकास दिया गया है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। फिर पहला दिया गया है आनुवंशिकता बनावट, दूसरा है भौतिक वातावरण, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब बताइए, मैंने आपको बताया ना आनुवंशिकता किस पे डिपेंडेंट है। आनुवंशिक बनावट मतलब हेरिडिटी, जो मैंने आप लोग को हेरिडिटी बताया ना, वो हेरिडिटी यही आनुवंशिकता होती है, मतलब कि बच्चे की आनुवंशिकता पर भी उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। दूसरा क्या है भौतिक वातावरण, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट पे तो डिपेंड करता ही है। अगर बच्चे का मैंने अभी बताया इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कितनी भी अच्छी हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट तो एकदम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमको पता ही है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही ही होंगे। फिर तीसरा क्या दिया गया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, एकदम सही ऑप्शन, ये भी सही है। क्यों, क्या हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हमारे डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करती, बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। इसी वजह से ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत तेज लग रहा है, माउस कुछ ज़्यादा ही तेज काम कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। फिर हम हिंदी पे चलते हैं। आइए हिंदी पे आगे बढ़े। इसमें दिया गया कि इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास का समर्थन देता है। मतलब प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन, मतलब प्रतीकों द्वारा बच्चे संज्ञान करके जो सीखते हैं उस चीज को पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। पहला दिया गया शैशवावस्था, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि शैशवावस्था में बच्चे इतने छोटे हैं कि वो प्रतीकों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर संज्ञान कैसे लेंगे इस बारे में। इस वजह से ये ऑप्शन गलत लगता है। इसमें दिया गया प्रारंभिक बालावस्था, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड एज, तो एकदम सही ऑप्शन है। यही प्रारंभिक बालावस्था जो है, मतलब 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इसी में बच्चे क्या करते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीखते हैं और उनसे संज्ञानात्मक अपना विकास करते हैं। प्रतीकों का इस्तेमाल मतलब क्या हुआ कि प्रतीकों का इस्तेमाल मतलब ये है कि अगर बच्चे के सामने साइकिल बोली जा रही है तो वो समझ जाएगा, साइकिल की इमेज उसके दिमाग में। बचपन में घर घर बहुत खेलते हैं कि उसमें वो अपने मदर फादर को कॉपी करते हैं कि मार्केट जा रहा हूँ, सब्जी लाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये प्रतीकों का इस्तेमाल है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि झाड़ू लेके दोनों पैरों के बीच में डाल के बोलते थे ये मेरा घोड़ा है, और कहते थे चल मेरे घोड़े टुक। तो वो भी हम लोग क्या करते थे, प्रतीकों का इस्तेमाल ही करते थे। आजकल के बच्चे तो कुछ और ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ठीक है, वो अपने इस एज के हिसाब से प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आधुनिकता के हिसाब से। और हम लोग अपने हिसाब से करते थे, लेकिन करते हैं सभी बच्चे जो है प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। और किस अवस्था में करते हैं, प्रारंभिक बालावस्था। और प्रारंभिक बालावस्था कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो तो आगे चलिए वो देखते हैं। देख लीजिए, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वालों के लिए, बाकी हम हिंदी पे चलते हैं। दिया गया निम्न में से बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। समाजीकरण की संस्था पूछ रहा है, वो भी प्राइमरी स्टेज पे। तो किताबें और पत्रिकाएं, तो प्रारंभिक समाजीकरण में बच्चे किताबें और पत्रिकाएं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ दिन तक उनको पीजी नर्सरी इनमें डाला जाता है, तब जाके वो कुछ चीजें लिखना और पढ़ना सीख पाते हैं, वरना वो तो रोट लर्निंग करते हैं बचपन में। पोएम्स कुछ याद कर ली, रिलेटिव्स आएंगे तो उनको सुनाएंगे कि ये मुझे जॉनी जॉनी याद है, मछली जल की रानी याद है। तो ये करते हैं बच्चे, वो जो है किताबें और पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, तो सामाजिकरण की पहली संस्था में ये हो ही नहीं सकती। फिर मीडिया भी प्राथमिक स्तर नहीं है।
क्योंकि बच्चा पैदा होता है पहले मीडिया से थोड़ी जुड़ जाता है, पहले वो अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स से जुड़ता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण का कारक वही परिवार और उसके माता पिता ही बच्चे के होते हैं। देख लेते हैं तीसरा क्या दिया गया, धार्मिक संस्थान। तो धार्मिक संस्थान भी एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसे पता ही नहीं है कि वो किस धर्म से है, किस जाति से है, किस कम्युनिटी से है। तो ये प्रारंभिक प्राथमिक समाजीकरण का कारक कैसे हो सकता है, संस्था कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सा होता है, यही परिवार, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार के ही कांटेक्ट में आता है, उसके पेरेंट्स और फैमिली यही उसके सराउंडिंग में होते हैं जो उसके प्राथमिक समाजीकरण करते हैं उस बच्चे का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, बाकी हम लोग हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में क्या दिया गया है, हिंदी में क्या दिया गया है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? तो इसमें पियाजे की सोच बता रहे हैं कि बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पाता। मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया है कि अगर एक बच्चे को आप एक पतली ग्लास में पानी दे और उतना ही पानी एक चौड़ी ग्लास में दे, तो वो क्या करेगा, चौड़ी ग्लास को नहीं लेगा, पतली ग्लास और जो लंबी ग्लास है वही पानी ले लेगा, क्योंकि उसमें प्रतिवर्ती सोच का गुण नहीं है, कि वो सोच नहीं पा रहा है कि जितना ये चौड़ी ग्लास में पानी है उतना ही लंबी ग्लास में भी पानी है। तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं कर पा रहा, रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पा रहा। तो यही इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हम हिंदी देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। पूछ रहा है कि किसके द्वारा हमारे संज्ञान की संरचना में और प्रक्रियाओं में बदलाव होता है। तो पहला दिया गया इनाम। इनाम एक गलत ऑप्शन, इनाम से हमारी संज्ञान में कोई बदलाव या प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता है। दूसरा है सांस्कृतिक उपकरण। संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट और उसकी प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा ही होता है। तो इसमें यही सही दूसरा ऑप्शन होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दिया गया है which of these factors plays an important role in cognitive development according to किसके पूछा था, according to लेव वाइगोत्स्की। दूसरा क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम हिंदी में देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञान का विकास कर रहे हैं, मतलब बच्चे के भाषा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के संज्ञान के विकास में। आपको पता भी होगा, अगर बच्चे को भाषा समझ ही नहीं आ रही जो उसके सराउंडिंग में बोली जा रही है, वो कोई चीज सीख ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं आएगा कि लोग बोल क्या रहे हैं, तो सीखेगा कैसे, संज्ञान में ही नहीं आएगा उसको, मतलब उसके नॉलेज में ही नहीं आएगी वो बात। तो इसी वजह से भाषा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हम हिंदी देखेंगे। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा, जहाँ भी ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम लिखे तो वो हमेशा सही ऑप्शन होता है। अब समूह में चर्चा देख रहे हो, इतना इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव टैग वर्ड है। मैं हमेशा बोलती हूँ चर्चा को प्रमोट करो,
बच्चे अगर डिस्कशन करके कुछ सीख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा मेथड है सीखने का। तो और क्या है, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध, सकारात्मक संबंध। इससे बेटर क्या होगा, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, निगेटिविटी नहीं है, तो इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। तो किस कक्षा की विशेषता है ये, प्रगतिशील कक्षा। अगर ऐसा है तो बच्चे प्रगति बहुत करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और टीचर्स अच्छे से सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए। अभी हम हिंदी पे चलते हैं। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी, अगर मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है तो उसमें क्या होता है, विद्यार्थी क्या करते हैं, पहला दिया गया अपने स्वयं के सीखने से में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, गलत बात है। बच्चे पूरी भूमिका निभाते हैं अपने सीखने में। अगर बच्चे सीखे ही ना तो कोई उन्हें कैसे सिखा देगा, इसीलिए ये भूमिका नहीं प्ले करते, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, एकदम सही। एक्टिवली अगर बच्चे ना सीखे, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण ना करें, तो क्या वो कुछ भी सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से क्या होता है, ये बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में क्या दिया गया, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल रीजंस दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन ethical principles of conscience in Kohlberg stage of। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कोलबर्ग के 4 स्टेजेस हैं, तो वही चारों स्टेजेस में दिए गए। पहला दिया गया है, हिंदी में भी पहले क्वेश्चन पढ़ने। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छा जी, अब पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, तभी आप ऑप्शन सही टिक कर पाएंगे। क्या दिया गया है, कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं। व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, तर्क कर रहा है। अब बताइए, छोटा अगर बच्चा है तो वो तर्क कर पाएगा, इसका मतलब कोई बड़ा ही होगा जो तर्क कर पा रहा है। अगर आपने कोलबर्ग नहीं पढ़ा है तब के लिए मैं ये चीज आपको ठीक बता रही हूँ, पढ़ा है फिर तो आपको पता ही होगा सही आंसर। फिर क्या होगा, अगर तर्क कर रहा है तो वो मतलब बच्चा तो होगा नहीं, अगर तर्क कर पा रहा है तो बड़ा ही होगा। फिर क्या तर्क कर रहा है कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ये तर्क कर रहा है कि रूल्स जो बनाए जाते हैं वो इंसानों के लिए ही बनाए जाते हैं, और अगर हम इंसान की मदद के लिए या सही कार्रवाई करने के लिए, सही काम करने के लिए कोई नैतिक सिद्धांत को तोड़ भी रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, सही है। खुद से हमें चुनना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम कोई सही कार्य करने के लिए समाज द्वारा बनाए गए कोई एक नियम तोड़ भी रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं है। जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत है, लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है, ग्रीन लाइट है तो चलो और रेड लाइट है तो रुक जाओ। तो लेकिन उस टाइम पे क्या है, रेड लाइट है, तो क्या सभी रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। वो क्या करेंगे, वो रेड लाइट भले ही है लेकिन वो रेड लाइट को क्रॉस करके जाएंगे और उस इंसान की मदद करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, उन्हें हॉस्पिटल भेजेंगे। और यही उनका प्राथमिक कर्तव्य भी है, ना कि ये देखना कि ट्रैफिक का सिग्नल क्या बन रहा है। तो ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर हम किसी की सेफ्टी के लिए वो रूल तोड़ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बच्चा यही तर्क कर रहा है, तो वो किस अवस्था में है यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा कोई एक्टिविटी इसलिए करता है या कोई गलत कार्य इस वजह से नहीं करता, गलत कार्य इस वजह से नहीं करता। यहाँ गलत कार्य की कोई बात ही नहीं हुई है। और अच्छा लड़का अच्छा लड़की में अभिविन्यास में क्या होता है, कोई बच्चा कोई गलत कार्य इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो क्या होगा, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो समाज में अच्छा लड़का नहीं बोला जाएगा, अच्छी लड़की नहीं बोली जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुबंध अभिविन्यास मतलब क्या हो गया, रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, तोड़ सकते हैं अगर जो है हमें जरूरत है।
फिर क्या दिया गया है, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या दिया गया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं इसमें यही हो रहा है कि बच्चा यूनिवर्स में जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमारे विकास के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन हमारी जो नैतिकता है, प्राथमिक कर्तव्य है, वो हम अपने उसका निर्वाहन करने के लिए हम रूल्स को तोड़ सकते हैं। तो यही चौथा ऑप्शन इसमें सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। व्यक्ति जिनमें दूसरे की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। अब ये देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार बताया है और मैंने बोला भी है कि इसके लिए आप ये इंग्लिश के ऑप्शन देखा करिए, ना कि हिंदी के। अब देखिए इसमें क्या है, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक में गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, प्रकृतिवादी होते हैं बच्चे, प्रकृति से वो बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं पेड़ पौधों से। फिर क्या है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरों से जुड़ा, दूसरों की चीजों, बिहेवियर और बाकी सब चीजों को, फीलिंग्स को समझने में सक्षम हो, उनके अंदर क्षमता हो, तो वो किस प्रकार के व्यक्ति है और किस प्रकार की इंटेलिजेंस है उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। और जो खुद के बारे में समझने में सक्षम है वो क्या है, इंट्रापर्सनल, अंदर की। आज से आप जान सकते हैं कि अपने अंदर की बात जानते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इंट्रापर्सनल। और इंट्रापर्सनल जो दूसरों की बातें समझने में सक्षम है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इतनी आसान की ट्रिक से हमने याद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एज चिल्ड्रन इंटर द स्कूल, जैसे ही बच्चे स्कूल में इंटर करते हैं तो फिर क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। आइए हिंदी में देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। एकदम सही बात है। बच्चों को सबसे पहले एनईपी हो चाहे एनसीएफ हो, बच्चे की मातृभाषा को ही प्रमोट करता है। सबसे पहले जो है उसकी मातृभाषा को प्रमोट किया जाएगा। एनईपी और एनसीएफ ये किस पे काम करता है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे काम करता है। सबसे पहले बच्चे की मातृभाषा उसे सिखाई जाएगी, फिर दूसरा उसे हिंदी सिखाया जाएगा और थर्ड लैंग्वेज उसे इंग्लिश सिखाई जाएगी। ठीक है, तो यही हो जाएगा कि केवल क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, सही बात है महत्वपूर्ण है, अगर बच्चे बोल ही नहीं पाएंगे, अपना पक्ष रख नहीं पाएंगे, तो वो सीखेंगे कैसे। और टीचर को भी नहीं समझ आएगा कि बच्चे कहाँ तक सीख चुके हैं और कहाँ सीखने में गलती और कमी कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसमें पहला ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। Boys are often gifted cars and mechanical blocks, while girls are gifted dolls and drawing supplies to play with. These appropriate practices illustrates. जैसे फिर 4 ऑप्शन दिए गए। आइए हिंदी में भी देखें। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह उपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है। अच्छा जी, तो इसमें पहला दिया गया जेंडर स्थिरता। अगर जेंडर स्थिरता होती तो सभी बच्चों को समान रूप से उपहार मिलता। अगर लड़के को कार मिल रही है तो लड़की को भी कार देने में कोई झिझक ना होती। अगर लड़के को गुड़िया नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब जेंडर में स्थिरता नहीं है, लड़कियों के लिए ही गुड़िया दी जा रही है। तो इसमें फिर क्या है, जेंडर समता भी कहाँ है, असमता ही तो है। अगर लड़के को कार दिया जा रहा है, लड़की को गुड़िया दी जा रही है, तो एक तरह से ये बाउंड्री ही तो सेट की जा रही है कि तुम्हारी बाउंड्री यही है, तुम लड़कियां गुड़िया से खेलती है और लड़के क्या है, कार से खेलते हैं। तो बाउंड्री ही बनाई जा रही है, समता कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो ये समता ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, जेंडर पक्षपात। एकदम सही, जेंडर पक्षपात ही किया जा रहा है लड़के और लड़कियों के बीच में। कैसे, क्योंकि उनके बीच में ये एक तरह से भावना पैदा की जा रही है कि लड़के वो
तो तुम गुड़िया गुड्डों से नहीं खेल सकते। और लड़कियों में बताया जाएगा अगर तुम लड़की हो तो तुम जो है कार या बाकी के इलेक्ट्रॉनिक चीजों से नहीं खेल सकती, तुम बस गुड़िया और किचन सेट से ही खेलो, यही तुम्हारा लिमिट है, ये तुम यहाँ तक लिमिटेड हो। ठीक है, तो ये जेंडर एक तरह से जेंडर पक्षपात ही है। और इन्होंने तो हमारी सोसाइटी में जेंडर पक्षपात को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया है कि जो है इन्होंने कलर्स में भी बता दिए हैं कि ब्लू लड़के का कलर और पिंक लड़कियों का कलर, इनको यही पसंद रहता है। इन्होंने जो है हमारे समाज में फिर रोने में भी बता दिया कि लड़कियां रोती है, रोंदू तो लड़कियां ही होती है, लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, वो कभी रोते ही नहीं है। डायलॉग ही है मर्द फिल्म में कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। देखो भाई, मेरी सलाह मानो, दर्द सबको होता है, सबको रो लेना चाहिए। हमारे समाज की इसी तरह की सोच से कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं है, इस तरह की सोच की वजह से कितने लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं आज, क्योंकि वो सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, वो रो नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, अंदर ही खुद ही घुट घुट के परेशान रहते हैं और धीरे धीरे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है उनके अंदर कि वो एक डिप्रेशन का रूप लेने लगती है, और जिसकी बहुत सारी वो दवाइयाँ कराते हैं। इनफैक्ट वो दवाइयाँ कराने में भी शर्माते हैं। हमारे समाज में साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना एक तरह से कहेंगे अब पागल हो रहे हैं। अब पागल साइकियाट्रिस्ट के पास थोड़ी जाते हैं, अब उनको कौन समझाए। तो इसी वजह से ये जेंडर पक्षपात कुछ हद तक आप कर रहे हैं, ठीक है, अब एकदम से खत्म नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे, लेकिन हमें इस पे वर्क करना चाहिए, हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में समाज में सामने आ रही है। और इसमें कुछ हद तक रोल हमारे पेरेंट्स का भी है, हमारी माताओं का भी है। कैसे कि क्योंकि अगर छोटा बच्चा है 4-5 साल का या 6-7 साल का, वो चल रहा है, दौड़ रहा है, गिर गया है, तो फिर वो क्या करेगा, रोने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे को चोट लगी है तो वो रोने लगेगा, लेकिन मम्मी आएंगी तो उसको क्या समझाएंगे, तू लड़की है रो रहा है, तू लड़की है, लड़कियां रोती है, तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है। मतलब अब बच्चे के दिमाग में आप जो डालोगे, मैंने आपसे हमेशा बताया है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में। अब जो बच्चा है, अगर उसका इन्वायरमेंट इस तरह का है, तो उसको ये सिखाया जा रहा है कि लड़के रोते नहीं है, तू लड़का नहीं है, तू मतलब स्ट्रांग है, तू रो नहीं सकता, तो बच्चा क्या करेगा, वही सीखेगा ना, क्योंकि उसकी खुद की सोच नहीं होती। बच्चा एक स्टेज पे क्या होता है, थोड़ा कागज होता है, उसमें आप जो फिल करते जाएंगे वो वही सब सारी चीजें सीख जाएगा। तो इसी वजह से हमें इन्वायरमेंट का और इन सब चीजों का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों को इस तरह की कोई कहानियां या कविताएं भी नहीं सिखानी चाहिए जिसमें इस बात को प्रमोट किया जाए, जेंडर रूढ़िवादिता को या जेंडर पक्षपात को या इस तरह की किसी और भी कुरीति या कुरीतियों को प्रमोट किया जा रहा हो। तो हमें इस तरह की चीजों को भी बच्चों को नहीं पढ़ाना या बताना चाहिए, इससे उनके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है, और वो बच्चों को जो हम बचपन में सिखाते हैं उसी से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और वो जीवन पर्यंत चलती है। इसी वजह से बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के सामने बात करें, बहुत सोच समझ के उनको कोई भी चीजें सिखाए या उनके सामने डिस्कस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान हो गया, भयंकर ज्ञान। सो गए होगे आप लोग तो उठ जाओ, हो गया ज्ञान खत्म हो गया। ये क्या, अभी ये इंग्लिश का क्वेश्चन लिया गया है, नेक्स्ट आइए हम हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में क्या दिया गया है, एक शिक्षिका को बच्चों को के अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत बात को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पहला दिया गया है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देता है, गलत बात है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर क्या है दूसरा, उसे हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित आ गया तुरंत अपने आप ही गलत हो गया कि उसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है, ऐसा भी नहीं है।
तीसरा दिया गया उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। एकदम सही बात है। बच्चा खुद से बात क्यों करता है? क्योंकि वो खुद को ही डायरेक्ट करने की कोशिश करता है, खुद को ही नियम बनाता है कि ये कर लिया, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये स्टेप है, ये स्टेप मुझे फॉलो करना है। तो ये कोई और उसे नहीं बताता, ये खुद को ही वो डायरेक्ट करने के लिए खुद से बात करता है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 15 में। आइए हम हिंदी में भी देख लें। कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हैं? नहीं, ध्यान दीजिए। फिर पहला क्या दिया गया? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है। गलत है। कैसे गलत है? आइए जानते हैं। गलत इस वजह से है क्योंकि विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य अध्यापक का ये नहीं होता कि वो उसका परीक्षण करें, बल्कि ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा और बच्चा कहाँ सीखने में गलती कर रहा है, कहाँ उसे एक स्कैफोल्ड की जरूरत है या उसे थोड़ी एक्स्ट्रा सहायता की जरूरत है समझाने के लिए। तो वो बच्चों की सोच को समझने के लिए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं अध्यापक, ना कि उनका परीक्षण करने के लिए। वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए प्रश्न करते हैं। इसी वजह से यही गलत ऑप्शन है और गलत ही हमसे पूछा है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक एक क्लास बनाने में, एक एक पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, जिससे हम इसे आगे भी कंटिन्यू रख सके। बाकी अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है 20 अगस्त को होने वाले एग्जाम में सीटेट के बहुत अच्छा परफॉर्म करें। क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।